बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान की तारीख़ में जो सक़ूत डाका है वो बहुत बड़ा सानिया, इतना बड़ा सानिया है कि कहा यह जाता है कि गरनाता के सक़ूत के बाद डाका का सक़ूत जो है वो सबसे बड़ा सानिया है मुसलमान उम्मत के लिए। इतना बड़ा दुख जो है वो इस्लामी तारीख़ में दोबारा नहीं मिला कि दो दफ़ा जो बड़े सानहे जो हैं मुसलमान उम्मा को पेश है। लेकिन कहते हैं कि सानहा कोई भी हो, सक़ूत कोई भी हो, वो घंटों में नहीं होता, दिनों में नहीं होता, कई साल साजिशें होती हैं, कोशिशें होती हैं, तो फिर वो एक हादसा जन्म लेता है, एक सानहा जन्म लेता है। इसके पीछे भी हुक्मरानों की नलायकियाँ हैं, सियासतदानों की लालच है, और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी नाअहलियाँ हैं, वो हम तलाश कर सकते हैं। आज जबकि बांग्लादेश जो है उसने ये महसूस कर लिया है और बांग्लादेश में हर शख्स ये समझ रहा है कि भारत ने जो बांग्लादेश बनाने में एक अपना किरदार अदा किया था, अगरतला साजिश की थी और इस तरह की बेशुमार साजिशें की थी, वो उसने बांग्लादेश के लिए लोगों के लिए नहीं की थी, वो उसने बांग्लादेश पे अपना तसल्लुत कायम करने के लिए की थी और बांग्लादेश के वसाइल को भारत में मुंतकिल करने के लिए की थी। ये बात जो है ये क्लियर हो गई है, ये बात अब बांग्लादेश की आवाम पे वाज़ेह हो चुकी है। पाकिस्तान में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत सी बातें की जा चुकी हैं कि बांग्लादेश क्यों बना था, पाकिस्तानी हुक्मरानों से कौन सी गलतियाँ हुई थी। एक किताब मैंने कई दफ़ा पढ़ी है, वो अंग्रेज़ी में भी है और उसका तर्जुमा जो है जहान हैरत से के नाम से मौजूद है। ये चौधरी सरदार मोहम्मद की किताब है। वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब रहे हैं और जब ये थानिया पेश आ रहा था उस वक्त एसपी थे और एसपी सिक्योरिटी थे और ईवान सदर में तैनात थे, तो इसलिए उन्हें बड़े करीब से देखने का मौका मिला कि किस तरह से ईवान सदर जो है वो कैसा था। वो उस किताब में बताते हैं कि उस ज़माने में जो पुलिस के लोग थे वो ईवान सदर को कंजर खाना कहते थे। यानी जिस वक्त हम अपनी तारीख़ के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे थे, तो उस वक्त वहाँ पे बजाय ये कि पाकिस्तान को बचाने के लिए प्लान्स बनते, वहाँ कंजर आते थे, जिस्म फरोश औरतें आती थी, एक्ट्रेसेस आती थी, और वो जो कुछ आप तसव्वुर कर सकते हैं वो ईवान सदर में होता था। इसकी कुछ झलकियाँ जो हैं, कुछ बातें जो हैं उन्होंने अपनी किताब में लिखी हैं। उस दौर में बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो उन्होंने शोहरत हासिल की। उनमें एक खातून जो है, जो अकलीम अख्तर जिसका नाम था, उसके याह्या खान के साथ करीबी ताल्लुकात थे। वो गुजरात की रहने वाली थी, किसी इंस्पेक्टर की बीवी थी, लेकिन उन्होंने याह्या खान से अब मरासम कायम कर लिए थे। और याह्या खान जो थे, ये 65 की वार हो रही थी और उस वक्त हेलीकॉप्टर लेके, जो सरकारी हेलीकॉप्टर होता था, वो लेके जनरल रानी को मिलने के लिए आते थे। कुछ ऐसा भी हुआ कि एक आध दफ़ा उनके जो जनरल रानी का कोई दूसरा एक आशिक था उसको पता चला, तो वो फिर जनरल साहब को भागना पड़ा। तो इसी तरह से जनरल रानी जो है उसने उस ज़माने में बेपनाह शोहरत हासिल की थी। लोग जो हैं वो बहुत सी चीज़ें जो हैं, बहुत से जो फैसले जो हैं वो उन्हें करवाते थे। और याह्या खान साहब जो हैं उनके साथ भी जो वक्त होता है जो हुक्मरानों को नहीं गुजारना चाहिए, उस वक्त वो गुजारते थे। देखिए, हम वेस्ट के हुक्मरानों की बात करते हैं, उनके मुआशकों की दास्तान भी आती है, लेकिन जब अपना वो उनका प्रोफेशनल मामला आता है तो उसमें वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। जनरल याह्या खान की इन्हीं जो बातें थी, जो उनकी शराब थी, जो उनकी ख़वातीन के में दिलचस्पी थी, और जो उनके मुतालिक मशहूर था कि वो बहुत अच्छे सिपाही हैं, कि उन्हें जनरल 3W भी कहा जाता था, कि जनरल वॉर का मतलब होता था वुमेन, वाइन एंड वॉर। तो किस तरह से जनरल याह्या किस तरह के आदमी थे और जिस तरह से हम गुजर रहे थे, इस किताब से उसकी झलक जो है हमें देखने को मिलती है। एक तो ये कि जब वो सियालकोट के जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, जैसे मैंने अर्ज़ किया, तो उस वक्त वो हेलीकॉप्टर में जाया करते थे मिलने के लिए जनरल रानी के लिए, और ये परवाह नहीं करते थे कि वो सरकारी वसाइल हैं या लोग जो हैं उनके मुतालिक क्या कहेंगे। इसी तरह से रानी उनके बहुत ज़्यादा करीब हो गई। रानी ने उनके नाम पे बहुत पैसे वैसे बनाने शुरू कर दिए, और एक अजीबोगरीब वाक़यात हैं, अकल हैरान हो जाती है। और हम अपनी बदकिस्मती जो है उसको उन कहानियों में तलाश कर सकते हैं कि यानी जनरल याह्या किस तरह फ़ैसले करते थे। इसकी एक मिसाल उन्होंने बयान की है कि रानी उस ज़माने में एक रफ़ीक सहगल हुआ करते थे। रफ़ीक सहगल जो थे बड़े बिजनेसमैन थे, उनसे जनरल रानी ने रिश्वत भी ली थी और रिश्वत लेती भी रही थी। लेकिन हुआ ये कि जनरल रानी जो है वो उनके इश्क में मुब्तला हो गई। और क्या हुआ, इसकी रुदात जो है बड़ी दुख देने वाली रुदात है कि एक तरफ जो है वो बांग्लादेश में जो है वो ऑपरेशन हो रहा है, मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा होने की तैयारियां कर रहा है, दूसरी तरफ ये है कि जनरल याह्या किस तरह से सोच रहे थे। एक वाक़या जो उन्होंने बयान किया है चौधरी सरदार साहब ने,
कि रानी ने बताया, ये तफ्तीश बाद में उन्होंने जनरल रानी को की, तो उसमें उसने बताया, रानी ने ये बात चौधरी सरदार साहब को बताई थी कि वो नागहानी तौर पे रफ़ीक सहगल के इश्क में गिरफ्तार हो गई थी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थे। मगर सहगल जो थे वो एक शरीफ आदमी थे, वो उनकी पेशकदमियों का जवाब नहीं देते थे। और इसका देखें, जब हुक्मरान बुरे हों तो किस हद तक वो गिर जाते हैं, इसकी मिसाल खुद जनरल रानी ने चौधरी सरदार साहब को बताई। और उन्होंने अपनी किताब जो है उसमें ये बात लिखी कि किस तरह से यानी सहगल साहब को इसकी सजा दी गई कि एक दिन पेशावर के गवर्नर हाउस में एक पार्टी के दौरान रानी ने याह्या खान से शिकायत की कि आगा जी, रफीक सहगल मेरे नाल मोहब्बत नहीं करता। याह्या खान ने गवर्नर हाउस के निगरान को तलब करके उससे पूछा कि जब मलका एलिज़ाबेथ अपने दौरे के दौरान यहाँ आई थी तो कौन से कमरे में सोई थी। निगरान ने कमरे की निशानदेही की। इस पर जनरल याह्या खान ने, जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, रफ़ीक सहगल को हुक्म दिया कि आज रात तुम मार्शल आकाम के तहत इसी कमरे में इसके साथ सोओगे। रफ़ीक इस हुक्म की तामील से इनकार करने की जरूरत नहीं कर सकता था। इसके बाद याह्या खान रानी से मुखातब हुआ, वो कहा, मोटी तुम इसके पीछे जाओ, खुदा हाफिज़। रानी रफ़ीक के पीछे चली गई और दोनों के दाखिल हो जाने के बाद कमरे को बाहर से ताला लगा दिया गया। अब देखें, ये मेंटालिटी थी, ये एक कैफियत थी, ये एक इस तरह से जो है याह्या खान जो है वो सोच रहे थे कि इसी तरह से रानी ने चौधरी सरदार साहब को बताया था कि एक दफ़ा जो शाह ईरान थे वो जो है उन्हें रुखसत करना था, प्रोटोकॉल के मसाइल थे, जनरल साहब की ज़रूरत थी, लेकिन जनरल साहब निकल नहीं रहे थे, तो रानी की खिदमत हासिल की गई। तो वो उन्होंने बताया कि जब वो जनरल रानी ने उन्हें बताया कि जब वो उनकी ख्वाबगाह में दाखिल हुई, क्योंकि उन्हें उनके साथ एक फ्रैंकनेस थी, तो उन्होंने देखा कि वो एक बहुत बड़ी जो सिंगर है उस ज़माने की, उसके साथ बहुत ही काबिल एतराज़ हालत में थे। उसी तरह से उन्होंने तैयार किया, कपड़े पहनाए और फिर वो उन्होंने जनरल साहब जो हैं वो गए और उन्होंने शाह ईरान को रुखसत किया। अब इस तरह की अगर बातें होती रहें तो फिर क्या नतीजा निकलेगा। और इसके मतलब याह्या खान के मतलब उन्होंने लिखा है कि जब याह्या खान जो थे वो ढाका जा रहे थे तो एक यूसुफ चांडियो होते थे, उनके घर जो है कराची के करीब बरगाबी का शिकार खेलने के लिए गए, वहाँ ठहरे और वो कौमी असम्बली के मुस्लिम लीग क्यूम ग्रुप के टिकट पर कौमी असम्बली से मुंतखब हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे एक DSP थे उस वक्त मिर्ज़ा अनवर बेग, तो उन्होंने खुफिया तरीके से सदर जो है और चांडियों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली। अब इससे अंदाज़ा लगा, इससे आपको पता चलता है कि ये मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ कहता कैसे। साईं अब क्या होगा, इलेक्शन के नतीजे में एक तरफ सूअर और खबीस यानी मजीब आगे आ गया है और दूसरी तरफ से एक जलील और कमीने इंसान भुट्टो ने अक्सरियत हासिल कर ली है। याह्या खान ने कहा, बच्चों फिक्र ना कर, बस तमाशे देखते जाओ। मैं ऐसा दाना फेंकूंगा कि या तो सूर शिकारी कुत्ते को ख़त्म कर देगा या शिकारी कुत्ता सूर को मार डालेगा। शेर ने इन दोनों को हलाक करने का मंसूबा बना लिया है। तो ये जो गुफ्तगू है जो सुनी और जो उन्होंने इसमें रिकॉर्ड भी कर दी, इससे पता चलता है कि याह्या खान जो है वो बिल्कुल इक़्तिदार नहीं देना चाहते थे, वो लड़वाना चाहते थे। लेकिन ये लड़ाई जो है हम देखते हैं कि उसमें फैल गई। याह्या खान ने इतनी खबीस हरकतें की, पाकिस्तान के मफादात का ख्याल नहीं रखा। ये लंबी कहानी है, उसमें बहुत से वाक़यात बयान किए गए हैं, लेकिन मैं एक बात जो है आपको बताता हूँ कि जब ये मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया पेश आ गया और फिर हुआ ये कि हमीदुर रहमान कमीशन बना, और हमीदुर रहमान कमीशन जब बना तो वो बनी गाला में जाया करते थे, और उस वक्त इत्तफाक से ड्यूटी लगी चौधरी सरदार साहब की कि वो उन्हें वहाँ पे एक बनी गाला में कोई एक कमीशन बना हुआ था, वहाँ वो जाएं। तो एक दफ़ा वो उन्हें लेके जा रहे थे, जनरल साहब ने उनसे कहा चौधरी साहब से कि वो मुझे बजाय वहाँ ले जाने के वो उन्हें ले जाएं रावलपिंडी में। उन्होंने कहा, जी रावलपिंडी में सिक्योरिटी का मसला है, रावलपिंडी में मैं आपको नहीं लेके जा सकता। तो उसने कहा, जी मैंने क्या किया है, मेरी कौन सी, मतलब ये जुमले मैं वहीं से आपको पढ़ के दे देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि वो मैं उन्हें लेके जा रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि बजाय मुझे वहाँ पे यानी ट्रिब्यूनल में ले जाने के, मुझे ज़रा आप मेरे घर ले जाओ रावलपिंडी में। तो मैंने उन्हें कहा कि आप जो है कि आप वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि इसलिए नहीं जा सकते कि लोग जो हैं वो आपको बहुत नफ़रत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया है, मैंने किसका क्या किया, मैंने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की कि जिससे ऐसे हो। तो कहता मैंने उन्हें समझाया, लेकिन वो नाराज़ हो रहे थे और मैं तहम्मुल से उनकी बात सुन रहा था। और उस वक्त कैफियत ये थी कि जो फ़ौजी थे वो बहुत ख़िलाफ़ हुए थे, फ़ौज के अफसर बहुत ख़िलाफ़ थे उसकी क़यादत के, और बहुत यानी एक नाराबाजी भी हो रही थी। तो कहता हम एक वीरान जगह से गुजर रहे थे, एक रेलवे लाइन पे एक फाटक था, उस फाटक पे हमारी जब गाड़ी रुकी तो कुछ लोग जो थे उन्होंने याह्या खान को पहचान लिया
और जब याह्या खान को पहचान लिया तो उन्होंने गाड़ी पे पत्थर मारने शुरू कर दिए और गाड़ी जो है वो उस पर उन्होंने बुरा भला कहना शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। तो मैं कहता मैंने देखा कि वो जनरल जो है वो अपने आप को जो बहुत यानी बहादुर कहता था वो घबरा गया। तो और उसके बाद उसने कहा, उसने रावलपिंडी जाने का इरादा तर्क कर दिया और उसने कहा नहीं, जहाँ तुम कहते हो तुम्हारी सरकारी ड्यूटी है, मुझे वहाँ ले जाओ। तो यानी मैं बात इस वाक़े से ये पता चलता है कि या इतना बड़ा वाक़या होने के बावजूद, सकूत डाका होने के बावजूद, याह्या खान जो है उसको यकीन था कि उसने कोई हरकत गलत नहीं की, उसने बिल्कुल सारे जो मामलात हैं वो दुरुस्त तौर पे चलाए हैं। तो दरहकीकत इसे ये पता चलता है कि जब ये बुरा वाक़या पेश आ रहा था और तो इन्होंने बताया कि याह्या खान जो है जब वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था बांग्लादेश में और वहाँ पे एक तरह से आखिरी मरहल में हो रही थी, तो याह्या खान औरतों के साथ जो है वो खुली गाड़ी में रावलपिंडी की सड़कों पर निकल जाते थे। और एक कई दफ़ा उन्होंने कहा कि यार ये सिक्योरिटी के मसाइल हो जाएंगे, तो इस पर भी किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उन्हें बड़े फैसले करने होते हैं, तो रिलैक्स होने के लिए चले जाते हैं। तो ये इस तरह की एक सोच जो है उस दौर में परवेल कर रही थी। तो मसला ये है, इस बुरे वक्त का तज़किरा करना इसलिए ज़रूरी है, तारीख़ के इन भयानक किरदारों का तज़किरा करना इसलिए ज़रूरी है कि वो कौमें जो हैं, वो कहा यह जाता है कि जो अपनी तारीख़ को याद नहीं रखती और दुरुस्त तारीख़ को याद नहीं रखती, उनका जगराफिया तब्दील हो जाता है। हम ये देखते हैं कि याह्या खान जो है उन्होंने जिस तरह से इक़्तिदार में आए, जिस तरह से उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, जिस तरह से उन्होंने हुकूमत चलाई और जिस तरह से उनका ख्याल था कि वो मुजीब को और भुट्टो जो है उसको लड़ाते रहेंगे और ख़ुद सदर रहेंगे और उन्हें छोटे मोटे ओहदे देते रहेंगे और पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद के मालिक रहेंगे, तो ये उनकी बात पूरी नहीं हुई। इसलिए पूरी नहीं हुई कि ऐसे नहीं होता। बदकिस्मती ये थी कि याह्या खान जो है वो सियासत को भी नहीं समझ सके, वो तारीख़ को भी नहीं समझ सके, वो अवामी मूड को भी नहीं समझ सके। बल्कि जैसे मैंने इस वाक़े से आपको बताने की कोशिश की है कि उस वक्त जबकि उनके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में नफ़रत थी, तो पुरयकीन थे कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। वो तो एक हंगामा हुआ, वो तो एक ये हुआ कि यानी लोगों ने देखा उस यानी वो फाटक पे कुछ देर लोगों ने देखा कि याह्या खान, उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए, नारे लगाने शुरू कर दिए। उससे याह्या खान को अंदाज़ा हुआ कि उसके ख़िलाफ़ बहुत नफ़रत है और ये नफ़रत इस हद तक फैल गई है कि इस वीरान सी जगह पे, यहाँ ये फाटक है छोटा सा और कुछ अननोन से लोग हैं, वो भी उनसे नफ़रत का इज़हार कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वक्त तब्दील होता है। आज हमारे बांग्लादेश के साथ अच्छे तल्लुकात हो रहे हैं और अभी जो है अभी इसहाक डार साहब जो हैं वो जाने वाले हैं और बहुत से मामलात हैं जिसमें सेटलमेंट जो है होगी और हम जो माजी के औराक जो हैं उन्हें बंद कर देंगे और आगे दोनों मुल्क जो हैं वो बढ़ेंगे। माजी की तलखियों को नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि माजी की तलखियों को नज़रअंदाज करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। नए तल्लुकात कायम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी तजर्बा करके देख लिया, बांग्लादेश ने भी तजर्बा करके देख लिया। अब उन्हें मोहब्बत के साथ, समझदारी के साथ, एक दूसरे पे एतमाद के साथ आगे बढ़ना है और आगे फ़ैसले करने। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि भारत बहुत साजिशें कर रहा है। भारत का मीडिया जो तपा हुआ है उससे बहुत से उनके इदारे जो एस्टैब्लिशमेंट के उनके इदारे जो हैं वो बड़े एक्टिव हुए हैं और उनसे बड़ी उम्मीदें कायम की जा रही हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि साजिश की थ्योरी ना दें। साजिश की थ्योरी कुछ नहीं होती। जब लोग साजिशें करते हैं तो आप सोए हुए होते हैं। जिन लोगों की ज़िम्मेदारी होती है उन साजिशों के साथ निपटने से, ये उनका फ़र्ज़ है कि उन साजिशों को नाकाम बनाएं। तो इस वक्त भारत और उसके इदारे जो हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हैं। उन साजिशों से निपटना ये हमारी क़यादत का काम है, हमारी सियासी क़यादत का काम है और ये सलाहियत के साथ, हिम्मत के साथ, ज़हानत के साथ, फ़तानत के साथ ही निपटा जा सकता है। अल्लाह आपका हामी नासर।